तो देखो कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है इस टाइम पर। मुझे लगता है ना शहरों में शायद अभी इतनी ज़्यादा सर्दी होना शुरू नहीं हुई होगी, लेकिन गाँव में तो हो चुकी है। बस सुबह शाम थोड़ी ज़्यादा होती है और सुबह को तो बहुत ज़्यादा होती है। दिन में ठीक रहता है मौसम, मतलब धूप निकल जाती है तो ठीक रहता है, लेकिन हाँ सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और मुझे देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी सर्दी हो रही है। तो DL के 3rd सेमेस्टर के मेरे आज प्रैक्टिकल हैं, 7 नवंबर का मेरा प्रैक्टिकल है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली है और जितने भी क्वेश्चन वगैरह टीचर वहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे, जो वीवा वगैरह होगा, मैं आप सभी को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताने की कोशिश करूँगी कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। और फाइलें मैंने पूरी कंप्लीट कर ली, 8 फाइलें मैंने बनाई हैं और मैंने एक चार्ट पेपर भी बनाया है जिस पर मैंने दोनों साइड में, एक साइड मैंने हिंदी अल्फ़ाबेट के बारे में लिखा है और एक साइड मैंने लिखा है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बारे में, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं और प्राथमिक के बच्चों को यही चीज़ें पढ़ानी होती है। क्योंकि जो हमने यहाँ पर DLED में हमने अपनी इंटर्नशिप करते हुए जो हमने कुछ चार्ट वगैरह यूज़ करे थे ना, उनको यहाँ पर दिखाना था। इसलिए मैंने एक टाइम के टाइम अपना, क्योंकि एक तो ज़्यादा दिन पहले इन्होंने बताया नहीं था प्रैक्टिकल के बारे में, बिल्कुल टाइम के टाइम बताया था, तो मैंने सिर्फ एक ही चार्ट पेपर बनाया, मुझे दूसरा मिला भी नहीं था तो मैंने एक बना लिया। और मैं आप सभी को दिखा दूँगी कि मैंने चार्ट पेपर कैसा बनाया और फाइलें कैसी बनाई है, ताकि जितने भी लोग 3rd सेमेस्टर वाले हों या बाकी अदर सेमेस्टर वाले हों, स्पेशली 1st सेमेस्टर वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन ना उन्हीं को रहती है। उनके प्रैक्टिकल अभी हुए नहीं होंगे ज़्यादातर कॉलेज के, कुछ के हो सकता है हो चुके हों लेकिन ज़्यादातर के नहीं हुए होंगे। तो मैं आप सभी को दिखा दूँगी कि इस तरह फाइलें बनेंगी, किस तरह आपके प्रैक्टिकल होंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल तो मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल का टाइम बहुत लेट है, 10 बजे से तो प्रैक्टिकल शुरू होगा। अगर उन्होंने 10 बजे टाइम बोला है ना, तो एक्चुअली में आप मानकर चलो 11 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि 10 बजे तक वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आता। क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल जो होते हैं ना, बहुत मतलब जो आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए जो भी लोग आते हैं, आप उसको क्या बोलना चाहो, जो भी आप बोलोगे उनको, देखो जो टीचर बाहर से आते हैं वो बहुत लेट आते हैं, मतलब बहुत लेट लतीफ़ होते हैं, तो बहुत आराम से आएंगे वो। जैसे आपको अगर 10 बजे का टाइम दिया ना, तो 11-12 बजे से पहले कोई टीचर नहीं आने वाला। जो आपका एग्जामिनर, मतलब जो आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो अपनी सभी चीज़ें तैयार करके अच्छे से जाना है। बाकी मैंने सूट आपको दिखा दिया, मैं कौन सा सूट पहनूंगी। वैसे हमारे कॉलेज की जो ड्रेस है ना, वो पिंक कलर की है, लेकिन हमने कभी सिलवाई नहीं है पिंक कलर की, ना मेरे पास कोई सूट है ऐसा पिंक कलर में हो जो ऊपर नीचे मतलब दोनों पिंक कलर का हो, पिंक की चुन्नी हो, तो इस तरह से। इसलिए और मुझे 2nd सेमेस्टर में ना इस चीज़ को लेकर डांट भी पड़ी थी कि आपके पास ड्रेस क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी भैया मैंने सिलवाया नहीं है फिर भी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप सभी के पास अगर ड्रेस हो तो अपनी ड्रेस में जाया करो, क्योंकि ड्रेस में जाना सबसे बेस्ट रहता है। और स्पेशली अगर आप मतलब साड़ी वगैरह में जाते हो तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर्स पर, उन पर। फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, मैं तो सूट पहन कर ही जाने वाली हूँ। ऊपर से इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, कौन इतना झंझट लेगा। तो अभी मैं आप सभी को तैयार होने के बाद मिलूंगी और मैं आप सभी को अपनी फाइलें वगैरह एक बार दिखा देती हूँ, ताकि जो 1st सेमेस्टर वाले हैं उनको थोड़ी आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में जब उनका प्रैक्टिकल होगा। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको मदद करेगी। चलो अभी फाइलें देखते हैं। तो ये चार्ट बनाया मैंने हिंदी अल्फ़ाबेट के लिए, हिंदी वर्णमाला के लिए। इधर मैंने स्वर लिख दिए थे सारे और इधर मैंने इसमें लिख दिए थे व्यंजन। और अगर अब मैं इसको बिल्कुल ऐसा खाली सा ही रखती ना तो थोड़ा अजीब सा ही लगता है ये, लेकिन मैंने ना बिल्कुल एकदम आराम से थोड़ा सा ही मैंने सोचा कि झोपड़ी टाइप सा बना देती हूँ तो सही लग रहा था ऐसा बनाकर। वैसे मैं इसमें और भी कर सकती थी डिज़ाइन, लेकिन टाइम नहीं था इतना मेरे पास। ये तो मैं इसको अच्छे से करती, इधर से ना 2-2 लाइनें बना देती। इतना देखो आप कितना खाली खाली सा लग रहा है। तो चलो ये था कि काम चलाओ बन चुका था। और मेरे पास ना मुझे दूसरा चार्ट नहीं मिला। जब मैंने 2nd सेमेस्टर का अपना प्रैक्टिकल दिया था तो मैंने एक ही चार्ट के दोनों साइड बना रखा था, तो मुझे मैम ने इस चीज़ को लेकर डांट लगाई थी कि आप एक ही चार्ट को दोनों साइड से यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कुछ बना रहे हो तो एक चार्ट पर एक ही साइड पर बनाना, लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने इसी चार्ट की दूसरी साइड बना दिया। मैंने इसमें अपना ओपिनियन ये दिया था जब मैम बोल रही थी कि आपने दोनों साइड क्यों यूज़ की। मैंने कहा मैम हमें सिखाया जाता है कि कम रिसोर्सेज में हमें चीज़ें बनानी चाहिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम संसाधनों का यूज़ करके हमें चीज़ें बनानी चाहिए। और मुझे सेकंड चार्ट जो है मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसी के दोनों साइड बना दिया था। तो फिर मैम ने कुछ नहीं बोला था उसके बाद। और इधर वाला ये चार्ट मैंने बनाया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए। थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है ये, मैं थोड़ा सा स्कोर सही कर सकती थी, लेकिन ये था ना कि मैंने ना 6 तारीख को ये बिल्कुल आई थिंक मैंने 5-6 बजे के करीब मैंने बनाया था और मैं बिल्कुल थक गई थी क्योंकि फाइलें वगैरह भी पूरी कंप्लीट करनी थी। इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया था कुछ पीरियड टाइप में, सारे 6 बोल रही 26 मैंने ये लाइनें बनाकर इसमें सभी सारे अल्फ़ाबेट एक सीक्वेंस से लिख दिए थे। तो ये था, इस तरह से मैंने बनाया था। अगर आप भी चाह रहे हो जो 1st सेमेस्टर में हो तो आप इस तरह से बना सकते हो अपने चार्ट। आप उसको दोनों साइड से तो यूज़ मत ही करना, अगर आपके पास मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो एक ही साइड बनाना चार्ट के। और ये बनाई थी मैंने DLED के 3rd सेमेस्टर के लिए अपनी फाइल्स। देखो टाइम नहीं था मेरे पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो 6 तारीख में मैंने बनाई थी सारी फाइलें वगैरह, तो इसलिए मैंने कुछ बहुत ज़्यादा वो एफर्ट्स नहीं लगाए। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया था, उसके बाद अपना रोल नंबर लिख देना, फिर अपना ईयर वगैरह जो भी है। DLED 3rd सेमेस्टर है तो 3rd, और अगर कोई दूसरा सेमेस्टर है तो वो सेमेस्टर लिख देना। मैंने इस तरह से बनाई थी, ये देखो इस तरह से। मैंने ना एक ऐसा किया था कि स्टार्टिंग की जो फाइलें मुझे ऊपर रखनी है उनको तो मैंने साफ साफ सा लिख दिया था थोड़ा, लेकिन जो बाद की फाइलें हैं जैसे संस्कृत वगैरह या कंप्यूटर वगैरह जो हैं उनमें ज़्यादा अच्छा नहीं लिख रखा। तो ऐसे मैंने बनाई थी फाइलें, क्योंकि तो थक जाते हो भाई 8 फाइलें बनानी। और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इस टाइम पर ना पता नहीं किस चीज़ की इतनी टेंशन हो रही है। मुझे लगता है एग्ज़ाम आने वाला है ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरे बाल सच में इस टाइम पर इतने ज़्यादा निकल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान जी इतने बाल मत निकालो, मैं कुछ दिनों में टकली हो जाऊँगी अगर ऐसे बाल निकलते रहे तो सच में। अभी आप लास्ट में देखना, मैंने आपको दिखाया भी है, मतलब मैंने वीडियो में दिखाया भी है कि कितने सारे बाल निकले थे मेरे एक बार कॉम्ब करने के बाद। और इधर सुबह के टाइम ना, इस टाइम आई थिंक 8 या 8:15 के करीब टाइम हो रहा था। उससे पहले मैंने अपनी चीज़ें रिवाइज़ कर ली थी थोड़ा बहुत। वैसे जो मैंने फ़ाइलों में लिखा था मैंने पढ़ लिया था, वैसे मुझे पता था ये लोग पूछते तो हैं नहीं ज़्यादातर फ़ाइलों में से। और उसके बाद मैं नहाकर तैयार होने लगी थी और आई थिंक मुझे पता था इन्होंने 10 बजे का तो टाइम दिया है, लेकिन मैं 10:30 बजे के करीब या शायद 10:30 बजे के भी बाद में पहुंची थी। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार हुई। तैयार होने के बाद मैंने खाना खाया, मम्मी ने तब तक बना दिया था खाना।
मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार और अब बस निकलने वाले हैं क्योंकि 10 ऑलमोस्ट बज चुके हैं और वहाँ तक जाने में भी आई थिंक 15-20 मिनट के करीब लगता होगा, शायद 15-20 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। तो इसलिए अब निकलने वाले हैं। बाकी जितना भी प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें रही वो सभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें रही, कैसे कैसे टीचर्स आए थे, क्या क्या चीज़ें पूछी गई और वीओ वगैरह में क्या हुआ, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, वो सभी वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। तो बाय बाय और ऑल द बेस्ट बोल देना मेरे को अभी। और 10:15 बजे तक मैं अपने गांव के अड्डे पर पहुंच चुकी थी जहां से मुझे बस पकड़नी थी। यहाँ पर हम खड़े होकर बहुत देर तक बस का वेट करते। इधर मेरे पापा जी खड़े थे, यहाँ तक बाइक से छोड़ने के लिए आए थे पापा, लेकिन बस तो मिली नहीं थी। बस का लेट मतलब बस का वेट करती रहती तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। ई रिक्शा मिली थी, वहीं तक जा रही थी ई रिक्शा, तो मैं उसमें बैठ गई थी और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी। टीचर हमारी सबकी हमने अपनी जो फाइलें वगैरह बनाई थी वो सभी फाइलें चेक करा रहे थे, अपना चार्ट पेपर चेक कराया। और यहाँ से मतलब इधर वाली साइड से हम जा रहे थे अपना प्रैक्टिकल देने के लिए। जो आप सामने रूम देख रहे हो वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर 2 बाहर से लोग आए हुए थे, एग्जामिनर आप बोल सकते हो। तो वो अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे। सबसे पहला नंबर मेरा ही था। जब मेरा नाम बोला तो मेरे को लगा कि चलते हैं। ये लास्ट वाला सीन है जब वो सभी बच्चों का कंप्लीट हो चुका था, सभी अपने अपने घर जा रहे थे, 1-2 बच्चे कर रहा था। और अगर मैं बात करूँ तो देखो लड़कियों का तो जल्दी हो गया था, लेकिन लास्ट में ये लड़की बची हुई थी, इसका सबसे लास्ट में हुआ था। तो मैं इसके साथ रुकी हुई थी कि चल ठीक है तू भी करा ले अपना प्रैक्टिकल, तभी चलते हैं साथ में। जब सभी का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया था हम आ गए थे, कुछ बॉयज़ का रह गया था तो हम आ गए थे। इधर ये रूम वाला ही मतलब ये कॉलेज से बाहर वाली साइड का टाइम है और इधर जिस टाइम ख़त्म होता प्रैक्टिकल उस टाइम 1:30 बज रहा था। आई थिंक 1:30 बजे तक सभी का प्रैक्टिकल हो चुका था, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर या कॉलेज जो भी आप बोलना चाहो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, और जो हैं उनमें से भी बहुत कम बच्चे प्रैक्टिकल देने के लिए आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भाई पता नहीं एक दिन में अगर आप आ जाओगे तो क्या ही चला जाएगा। तो मुझे यहाँ से ई रिक्शा मिल गया था, मैं यहाँ तक गई, सामने एक जगह तक गई, मतलब यहाँ से एक और जगह तक जाना था। उसके बाद मुझे बस लेनी थी। ई रिक्शा से उतरने के बाद मैंने बस ली। तो प्रैक्टिकल देकर मैं आ चुकी हूँ और मेरा प्रैक्टिकल कैसे रहा, क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, वो सभी मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, जब मेरा नंबर आया था सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या हुई, मेरा सबसे पहला ही नंबर आ गया। मतलब मुझसे पहले ए नाम वाले भी थे, बी नाम वाले भी थे, लेकिन वो बच्चे कोई भी नहीं आया था। और मेरा नाम सी से है तो सबसे पहले मेरा ही नंबर आया था, क्योंकि मेरा जो नाम था मतलब उससे पहले के जितने नाम के बच्चे थे वो नहीं आए थे। सबसे पहला नंबर अगर आपका होता है ना, तो एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जब आप एकदम फ्रेश इस टाइम पर जाते हो तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे। जो भी बच्चा बिल्कुल पहले शुरू में अपना अपना इंटरव्यू टाइप देने के लिए वो जाता है, वीओ वगैरह देने के लिए जाता है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। और यही मेरे साथ भी हुआ। आई थिंक मुझसे 10 के करीब मुझसे क्वेश्चन किए गए थे। और मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी कि जो मुझसे क्वेश्चन किए गए थे ना, आने वाले फिर मेरे से बाद में जितने भी बच्चे आए सभी बच्चों से ऑलमोस्ट हर बच्चे से वही क्वेश्चन रिपीट किए गए। किसी से उनमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, किसी ने 4, लेकिन वही क्वेश्चन पूछे गए थे सब में। सबसे तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी थी, क्योंकि अगर आपने किसी एक बच्चे से कोई क्वेश्चन कर लिया है, फिर दोबारा उसी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो तो वो सबको पता चल चुका है, उसके बाद तो सब उसको इजीली बताएंगे। लेकिन जब मेरा नंबर आया था तब तो किसी ने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल पहला नंबर था। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जैसे सबसे पहले मैं गई थी, हमारी कॉपी वगैरह चेक हो गई थी, सारी कॉपियाँ चेक करा ली थी, चार्ट चेक करा लिया था। चार्ट चेक कराने के बाद मैम ने बोला था कि ये नाम वाला जो है ये अपना चला जाए अपना रूम के अंदर। तो वहाँ पर 2 टीचर बैठे हुए थे, इस बार मेल टीचर्स थे। अदरवाइज़ मेरा जो पहले सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल हुआ था और सेकंड में जो प्रैक्टिकल हुआ था, हर बार फीमेल लेने के लिए आती थी, लेकिन इस बार मेल टीचर्स आए हुए थे वीवा लेने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि तो इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप थोड़ा भूल जाते हो कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए थे। मैंने अच्छे से याद करके सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे। एक एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले रूम के अंदर जाते ही मुझसे जो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ था ये था कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये मैंने बता दिया था। और जब भी आप प्रैक्टिकल वगैरह देने जाओ या वीवा वगैरह देने जाओ, तो इनमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो उसको आपको ऐसा प्रैक्टिकल बुक इस लैंग्वेज में बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब आपको नंबर कम मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर आपकी बुकिश नॉलेज नहीं देखी जाती कि आपको कितना अच्छे से पता है। आप बोलो कि पूरी परिभाषा आप सुनाने लग जाओ, वहाँ पर विशिष्ट बच्चों की अपने शब्दों में कहने की कोशिश करनी है, ताकि टीचर को भी ये लगे कि एकदम ये ऐसा रटा रटाया हुआ नहीं बोल रहा है बच्चा। तो विशिष्ट बालक की मैंने अच्छे से बता दिया था, मैंने कोई परिभाषा नहीं दी थी, मैंने अपनी तरफ से बताकर सब चीज़ें बता दी थी। सेकंड उन्होंने पूछा था, क्योंकि एकदम ऐसे सर ना फ्लो में चल रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया। एक चीज़ मुझे ये बेकार लगी कि सिर्फ मनोविज्ञान से ही सर ने क्वेश्चन किए, बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत और जितने भी बाकी सब्जेक्ट थे, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ मनोविज्ञान से ही क्वेश्चन किए। और वो भी उनके पास उनके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे थे वही क्वेश्चन किए, अब चाहे वो आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स से ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे उन्होंने मुझसे जो हमारे सिलेबस में थे ही नहीं। थर्ड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो सर ने क्वेश्चन किया था कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन था कि विशिष्ट बालकों का आईक्यू कितना होता है। तो अब आप एक चीज़ देखो, क्योंकि
विशिष्ट बालक वो हैं सामान्य से अलग जितने भी बच्चे हैं, यानी कि उनका IQ जो है 90 से कम भी रह सकता है और 110 से ज़्यादा भी रह सकता है। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके ये चीज़ें बता दी थी सर को कि सर कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है IQ, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी IQ हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन सर ने किया था कि जैसे क्योंकि जब मैंने बताया कि सर प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं बच्चे, वो जो विशिष्ट बच्चे होंगे, तो सर ने वही पॉइंट पकड़कर अगला क्वेश्चन वहीं से बना दिया कि प्रतिभाशाली बालकों का स्पीयरमैन के अनुसार IQ कितना होता है। मतलब सर ने ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे थे जो शायद हमारे सिलेबस में भी नहीं थे, मतलब कहीं से भी। खैर ये प्रतिभाशाली के बारे में हमारे सिलेबस में था, तो ये चलो मैंने बता दिया था कि सर 140 या 140 प्लस को प्रतिभाशाली बच्चे बोलेंगे। उसके बाद सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन, कि प्रतिभाशाली बालकों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने बता दिया कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। फिर सर का क्वेश्चन यह था कि प्रतिभाशाली बालक मतलब इनके लिए किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, तो हो गया था, लेकिन इनको अगर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर, इनकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद सर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर ने एक सिचुएशन दी थी कि मानो कि आप एक टीचर हो और आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो, वहाँ कोई प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ता है लेकिन वो कई दिनों से स्कूल लेट आ रहा है, तो वहाँ पर आपकी मतलब आप कैसे हैंडल करोगे उस चीज़ को, मतलब पता कैसे लगाओगे कि वो बच्चा लेट आ रहा है। ये क्वेश्चन सर ने मुझे दिया था, मैंने इसको सही से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि सर सबसे पहले तो कारण जानने की कोशिश करेंगे, उस समस्या का निदान करेंगे, मतलब पहले जानने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक कारण है या फिर विद्यालय कारण है, उसी आधार पर उसका उपचारात्मक परीक्षण करेंगे या शिक्षण करेंगे। जब पता चल जाएगा कि प्रतिभाशाली बच्चा जो है वो लेट क्यों आ रहा है स्कूल के अंदर, तब उसके उपचार की विधि अपनाई जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया था। देन सर ने क्वेश्चन किया था कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताओ, तो मैंने बुद्धि लब्धि का सूत्र बता दिया और मैंने कहा कि सर ये सूत्र जो है टर्मन ने दिया था, लेकिन इसका स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये स्टर्न ने दिया था। तो सर ने बीच में यहाँ पर मेरी बात को काटते बोला कि नहीं, बुद्धि का जो सबसे पहले प्रत्यय दिया था ये स्पीयरमैन ने दिया था। तो मैं भी थोड़ी चीज़ें बताने लगी कि हाँ सर स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि का उन्होंने 2 कारक बताए थे, एक स्पेशल, एक अर्जित कारक और एक सामान्य कारक, एक अर्जित कारक। तो मैंने मतलब आराम से बता रहे थे सर, एकदम ऐसा नहीं कर रहे थे कि हर एक क्वेश्चन को बस क्वेश्चन की तरह से पूछ रहे हैं, ऐसा कर रहे थे कि जैसे बातचीत कर रहे हो, जैसे कहीं से भी क्वेश्चन बना दिया। जैसे मैंने बुद्धि लब्धि का सूत्र बताया, मैंने टर्मन के बारे में बताया, फिर मैंने विलियम स्टर्न के बारे में बताया, तो सर ने वहीं से क्वेश्चन बना दिया कि स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था इस तरह से करके। उसके बाद सर का नेक्स्ट जो था 7वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन सर ने पूछ लिया कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। अब देखो माइक्रो टीचिंग अगर आप सभी को पता होगा, अभी तक शायद मुझे नहीं लगता फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर तक माइक्रो टीचिंग का कहीं कोई जिक्र आया है, तो इसलिए सर मतलब सर को सिलेबस शायद इतना नहीं आइडिया होगा कि थर्ड सेमेस्टर के लिए क्या क्या सिलेबस है। बस उनको जो भी चीज़ें माइंड में आ रही थी उन्होंने पूछ लिया, और सब कुछ सभी चीज़ें, मतलब मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बेकार लगी कि हर एक क्वेश्चन मनोविज्ञान से ही था, बाकी सभी सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया गया। सर ने पूछा था माइक्रो टीचिंग क्या होता है, लेकिन मैंने बता दिया था क्योंकि सीटेट वगैरह की तैयारी कर रखी है तो पता था मुझे ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे दिक्कत हुई जब सर ने पूछा ना कि माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था। मुझे ना याद था ये, लेकिन उस टाइम पर मुझे माइंड में याद ही नहीं आया, इसलिए मैंने सर से बोला कि सर मुझे याद तो है लेकिन माइंड में इस टाइम ना रिकॉल नहीं हो पा रहा, आप सर ऑप्शन बता दो। तो सर ने ना 3-4 ऑप्शन दिए। सर ने कहा स्पीयरमैन या फिर थर्नडाइक, स्किनर और पावलव। मैंने कहा सर इनमें से तो कोई नहीं है, जो मेरे ऐसे माइंड में नहीं आ रहा कि इनमें से तो कोई भी नहीं है। सर हंसने लगे, तो मुझे लग रहा था कि उसमें से कोई सा नहीं था। फिर जब मैंने लास्ट में मतलब पूरा अपना सबमिट होने के बाद, प्रैक्टिकल होने के बाद जब लास्ट में चेक किया और मैंने आकर बाहर गूगल से सर्च करके देखा तो वो DW था। मुझे उस टाइम पर याद नहीं आया, नहीं तो माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता था किसने दिया है, किस टाइम पर दिया है, भारत में कब आया माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, DD तिवारी ने दिया था आई थिंक। तो मतलब मुझे पता था, लेकिन उस टाइम मुझे प्रैक्टिकल के टाइम पर मुझे याद ही नहीं आया। लेकिन माइक्रो टीचिंग फिर भी ये बाहर से सिलेबस था, मतलब हमारे इसमें नहीं था, ये थर्ड सेमेस्टर में नहीं था माइक्रो टीचिंग के बारे में। 8वां क्वेश्चन सर ने किया था कि कौशलों के बारे में बताओ। कौशल के बारे में आप सभी को पता होगा कि कितने कौशल होते हैं, कौन कौन से कौशल होते हैं। और सर ने फिर ये पूछने के बाद सर ने बोला कि जब आप पढ़ाने गए होंगे, आपने टीचिंग की होगी वहाँ पर 30 दिनों के लिए, तो आपने सबसे ज़्यादा कौन से कौशल का प्रयोग किया होगा। तो मैंने बोला कि सर श्यामपट्ट कौशल का ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि देखो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज तो होते नहीं है, वहाँ पर मुझे सिर्फ श्यामपट्ट ही मिल रहा था, तो मैं उसी का यूज़ किया, कुछ चार्ट वगैरह ले जाती थी। तो श्यामपट्ट कौशल के बारे में बता दिया था मैंने। सर ने कहा कि प्रकरण को मतलब विषय को कैसे समझाओगे, तो वो सब चीज़ें बता दी थी कि पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसको समझाएंगे, ऐसे करके मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी अच्छे से। लेकिन लास्ट में आकर आई थी बारी जीन पियाजे की। पता नहीं सर ने कहाँ से जीन पियाजे पूछ लिया। जीन पियाजे आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में था और थर्ड सेमेस्टर में नहीं था। सर ने पूछा था कि जीन पियाजे की बाल्यावस्था की उम्र क्या है। मुझे बहुत अच्छे से याद था, लेकिन इस टाइम पर मुझे थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पाया कि क्या था, क्योंकि इन्होंने ना 2 एज बताई थी, एग्जैक्ट मुझे एज याद नहीं थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि सर 6 से 12 होगी बाल्यावस्था की एज। तो उसके बाद सर ने कहा कि देखो इतनी नहीं होती, अलग अलग होती है ना, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में दी थी बाल्यावस्था को। जीन पियाजे ने 2 भागों में बनाया था, पहले शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसा बताई थी उन्होंने। तो ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा मैंने बताया था। फिर सर ने पूछा था कि टोली एज कौन सी होती है, मैंने बाल्यावस्था ही बताया था, लेकिन यहाँ पर सर ने बोला कि बाल्यावस्था नहीं होती, टोली एज जो होती है किशोरावस्था होती है, आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये सर ने बोला था। तो क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, क्वेश्चन इतने ही किए थे। तो मतलब ओवरऑल जो चीज़ें रही थी मुझे लगता है ठीक गया था मेरा, जिस हिसाब से सर ने क्वेश्चन किए थे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बुक वगैरह से कुछ नहीं था। जो मैंने फाइलों में लिख रखा था ना, उसको सर ने देखा था। सर ने देखा कि मैंने खुद लिखा हुआ है, क्या सर ने पूछा था मुझसे कि आपने खुद बनाई है ये चार्ट, खुद बनाया है ये, तो मैंने बता दिया था। और बाकी सभी जितनी भी मेरी फाइलें थी सभी में राइटिंग जो सामान थी, तो इसलिए सर ने बोला कि हाँ फाइल वगैरह तो इसने खुद ही बनाई है। और सर ने एक चीज़ और पूछी थी मुझसे, सर ने बोला था कि आपने टीचिंग तो की, आपको देख कर लग रहा है, क्योंकि मेरा जो पूरा वो
जो मेरा जो इंटर्नशिप का लेटर बना हुआ था वो अच्छे से फिल किया हुआ था, और उसके साथ साथ जो अटेंडेंस शीट थी वो भी लगी हुई थी। बाकी एक चीज़ और थी, सर ने बोला था कि जैसे आपने जहाँ पर पढ़ाया होगा कि आपने कुछ फोटो वहाँ पर लिए होंगे, तो मैंने कहा सर फोटो वगैरह तो मैंने लिए थे, लेकिन मैं यहाँ पर अभी फिलहाल मेरे पास ऐसे नहीं है। सर ने बोला कि आपको एक पोर्टफोलियो बना कर लाना चाहिए था, आपके जितने भी टीचर्स के साथ वहाँ पर फोटो होंगे, जितने भी बच्चों के साथ फोटो हुए थे वो सब आपको लगाने चाहिए थे। मैंने कहा सर फोटो तो मेरे पास है लेकिन फ़ोन में है वो। तो सर ने बोला नहीं बेटा फ़ोन में नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपको लगाने चाहिए थे वो। तो ये चीज़ मेरी नहीं हुई थी, जिसमें मतलब मुझे ना बोलना पड़ा कि सर ये नहीं है। तो ये सब चीज़ें रही थी, आई थिंक इतना ही था बस। उसके बाद हमारे सिग्नेचर करा लिए जाते हैं वहाँ पर, तो बस इतनी चीज़ें रही थी। आई थिंक यही क्वेश्चन थे, पर मुझे लगता है कि जैसे मैं फर्स्ट, जब मेरा सबसे पहला नंबर था ना, मैं इकलौती इंसान थी जिसने सर से, मतलब सर ने इतने सारे क्वेश्चन किए थे, बाद में जितने भी बच्चे हैं ना सभी से यही क्वेश्चन में से रिपीट करके, किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन, सिर्फ इतने ही किए होंगे। तो यही सब चीज़ें रही थी। मैंने शायद पूरी चीज़ें कंप्लीट कर ली, इतना ही कुछ बताया था। चार्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, सर ने बोला था। और चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरी क्लास में किसी ने चार्ट नहीं बना रखा था, मैंने ही चार्ट बना रखा था सिर्फ। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट था, सर ने बोला अच्छा चार्ट बना रखा है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें से आपको, मुझे लगता है थर्ड सेमेस्टर वालों को, या फिर फर्स्ट बोल रही हूँ, थर्ड सेमेस्टर वालों को और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी आई थिंक इस स्टेज से। तो यही चीज़ें रही थी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।